साथियों नमस्कार। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय जिसका पेपर 13 तारीख को है, इसके रिवीजन के लिए मैंने जो मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई थी, इसका एक वीडियो बनाया है ताकि हमारे बच्चे रिवाइज अच्छे से कर सकें। यूनिट वार है, पहले मैं व्यष्टि का बना देता हूं और कल मैं समष्टि का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। पहला प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो ये 2 नंबर में भी प्रश्न आ जाता है। तो आर्थिक समस्या जो होती है वो चयन की समस्या होती है, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं या अनंत होती हैं, और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं में से उन आवश्यकताओं का चयन करता है जिन्हें वह अपने संसाधनों द्वारा पूरा कर सकता है, क्योंकि संसाधन तो उसके पास सीमित होते हैं और आवश्यकताएं होती हैं असीमित। तो उन आवश्यकताओं का चयन करना जिन्हें वह अपने संसाधनों द्वारा पूरा कर सकता है, ये कहलाती है आर्थिक समस्या। अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। तो किसी साधन का वह दूसरा विकल्प जिसका उसने पहले प्रयोग के लिए त्याग कर दिया, पहले साधन की अवसर लागत कहलाता है। हर साधन के जो हैं बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। किसी भी साधन का सबसे अच्छा प्रयोग चुना जाएगा जबकि दूसरा अच्छा प्रयोग त्याग दिया जाएगा। तो यही बात इसमें भाषा के रूप में कही गई है। प्रश्न तीसरा है, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, जिसको अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी भी कहते हैं। यह दो वस्तुओं के उत्पादन की उन विभिन्न संभावनाओं को बताता है जिन्हें कोई उत्पादक उपलब्ध संसाधन और दी गई तकनीक द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। अब दो चीज़ें अपन इसमें बोलते हैं कि उपलब्ध संसाधन, तो जब संसाधन जो हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी तभी हमारा पीपीसी कर्व अपनी दाईं ओर या आगे की ओर खिसकेगा। दूसरा, हमने इसकी परिभाषा में बोला कि जो उपलब्ध तकनीक है उससे उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण होता है, और अगर तकनीक में सुधार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र अपने आगे की ओर या दाईं ओर खिसक जाएगा। तो जिन चीज़ों को हम स्थिर मानते हैं, अगर उन्हीं में परिवर्तन हो जाए या उनमें सुधार हो जाए या वृद्धि हो जाए तो उत्पादन संभावना वक्र अपने दाईं ओर खिसक जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक, मूल्य नीति, कीमत व्यवहार आदि का अध्ययन करती है। इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आपने जो भी याद किया हो आप उसी को याद रखें, ताकि अगर आप बार बार अपनी परिभाषा या अपनी शब्दावली बदलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या उत्पादन किया जाए कि केंद्रीय समस्या का विवरण दीजिए। तो केंद्रीय समस्याएं जो होती है मुख्य रूप से 3 होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो इसमें एक एक समस्या जो है वो आपसे अलग अलग भी पूछी जा सकती है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। अतः यह निश्चित करना होता है कि क्या उत्पादन किया जाए। यह जो है चयन की समस्या होती है। इसमें पूंजीगत और सामाजिक वस्तुओं में चुनाव करना होता है, क्योंकि समाज में धनाढ्य वर्ग भी होता है और निम्नतम गरीब वर्ग भी होता है। तो पूंजीगत वस्तुओं और सामाजिक वस्तुओं में यह चुनाव करना होता है कि उपलब्ध संसाधनों द्वारा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब केंद्रीय समस्या जो अगली है कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन करने की जो तकनीक होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक पूंजी प्रधान होती है और एक श्रम प्रधान होती है। दोनों तकनीकों से समान उत्पादन किया जा सकता है। अतः एक उत्पादक जो है उत्पादन तकनीक में उस तकनीक का चुनाव करता है जिसमें उसे सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति होगी, या वह यह समझता है कि हमें जो है समाज कल्याण करना है, तब वो किस तकनीक को चुनेगा। तो संभावनाएं अन्य अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या आती है कि संसाधनों को किस अनुपात में चुना जाए या प्रयोग किया जाए। तो दोनों मिला के भी प्रयोग की जा सकती हैं, सिंगल सिंगल भी यूज की जा सकती हैं। अब सकारात्मक और आर्थिक आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण पढ़ा है। सकारात्मक अपन वास्तविक बोलते हैं। तो सकारात्मक में क्या होता है, यह केवल समस्या के बारे में जानकारी देता है अपन को कि देश की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। अब क्या कारण है उसके वो नहीं पता अपन को, केवल ये पता है कि जनसंख्या बढ़ रही, जैसा उदाहरण में लिखा है। लेकिन आदर्शात्मक क्या बताता है, यह समस्या का हल बताता है। जैसे कि उदाहरण में देखें, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय होने चाहिए। बढ़ तो रही है तो सामान्य कथन हो गया, पर इस समस्या को या नियंत्रण को करने के लिए जो है जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय होने चाहिए, ये कौन बताएगा, आदर्शात्मक बताएगा। सकारात्मक क्या बताता है, क्या है की स्थिति को बताता है, और आदर्शात्मक क्या बताता है, क्या होना चाहिए। सकारात्मक वास्तविक तथ्यों पर आधारित है।
जबकि आदर्शात्मक क्या है, व्यक्तिगत विचार पर आधारित है और परामर्श देने से, सलाह देने से संबंधित होता है कि क्या होना चाहिए। किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या का अध्ययन करें तो यह राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या है। उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जो उन्हें खरीद सके। खरीदने की क्षमता राष्ट्रीय आय की वितरण की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर राष्ट्रीय आय का बंटवारा जो है समाज में समान रूप से हुआ है तो ऐसी स्थिति में समाज में जो अमीर और गरीब के बीच का फासला है ये कम होगा। लेकिन राष्ट्रीय आय का वितरण केवल समाज के कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब रह जाएंगे और कुछ लोग जो हैं ज़्यादा धनी हो जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि समाज में उत्पादन के साधनों को किस प्रकार बांटा जाए। यदि धनी लोग राष्ट्रीय आय से अधिक भाग ले जाते हैं तो अर्थव्यवस्था अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या को जन्म देने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? यह संसाधनों की विशेषताएं लिखिए। तो आर्थिक समस्या को जन्म देने वाले कारण कौन से होते हैं? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के या आर्थिक समस्या को जन्म देने के प्रमुख कारण जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है कि आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित होती हैं, आप अनंत भी लिख सकते हैं। दूसरा है कि आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और जो साधन होते हैं इनके वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। अब चूंकि हम इकाई 1 के ही क्वेश्चन को ले रहे हैं तो फिर से हम उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं। ये अवतल या नतोदर क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है कि जब आप एक साधन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी साधन का आपको बढ़ती दर पर त्याग करना पड़ता है और इसी बढ़ती दर के कारण या बढ़ती अवसर लागत के कारण लिख सकते हैं आप, या रूपांतरण की बढ़ती दर के कारण लिख सकते हैं कि इसके कारण एक उत्पादन संभावना वक्र अवतल या नतोदर होता है। अगला है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो जैसी आपने याद कर रखी है आप इसको पढ़ लेना और जैसा आपने अभी तक याद करके रखा है वही लिख के आना है अपन को। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा 2 वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताता है जबकि उत्पादन के साधन और तकनीकी दशाएं स्थिर हों और अगर इनमें परिवर्तन होता है तो उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाएगा। फिर एक दिष्ट अधिमान की बात आती है। तो एक दिष्ट अधिमान क्या बताता है? एक उपभोक्ता वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से उस संयोग के प्रति तटस्थ रहता है। अगर उपभोक्ता को 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग दिए जाएं और उस संयोगों में से कोई एक ऐसा संयोग हो जिसमें किसी एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा कर दी जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा? उस संयोग का ही चुनाव करेगा क्योंकि अन्य संयोगों से उस संयोग में एक वस्तु की मात्रा कहीं ज़्यादा है पर दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं है। तो उसी को एक दिष्ट अधिमान या मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा ये अपन ने लिख ली। अब आगे इसी में प्रश्न जुड़ गया है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? तो बाएं से दाएं जो वस्तु मतलब कारण ये होता है कि कोई भी वक्र बाएं से दाएं तभी गिरता है नीचे की ओर जब आप एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करते हैं। जैसे जैसे आप त्याग करते जाएंगे वो वक्र नीचे की ओर गिरता जाएगा या ढलवा होता जाएगा। अब उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख मान्यताएं पूछ लिया तो उत्पादन संभावना वक्र हो चाहे तटस्थ वक्र हो, 2 ही वस्तुओं का इसमें उल्लेख किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र है तो उत्पादन किया जाता है और तटस्थ वक्र होता तो उपभोग किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र किसके लिए रहता है? उत्पादक के लिए। और तटस्थ या उदासीनता वक्र जो दूसरी इकाई में है वो किसके लिए है? उपभोक्ता के लिए है। फिर दूसरा है उत्पादन के साधन और तकनीकी दशाएं कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसका रूप बदल जाएगा। और जो संसाधन होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं यानी एक दूसरे के प्रतिस्थापन होते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप देख लेना। अब यूनिट 2 पे आते हैं। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु में छुपी आवश्यकता संतुष्टि के गुण को उपयोगिता कहते हैं। भाषा थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, आपने अलग लिखा हो कॉपी में, तो वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता या गुण एक ही बात है। सीमांत उपयोगिता क्या कहलाती है? तो सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की आप एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेंगे तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। और डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, मैंने डाला है सीमांत कुल औसत के बारे में वीडियो। और किसी वस्तु किसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, इसको हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। ह्रासमान मतलब घटती या कम होना ही होता है। तो प्रोफेसर गॉसेन थे, इन्होंने नियम दिया था एक, कि किसी वस्तु की अगर हम लगातार इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती हुई प्राप्त होती है। अब मांग के बारे में पूछा तो किसी निश्चित समय और निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। मांग के आवश्यक तत्व आ जाते हैं, तो एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित कीमत होना चाहिए और एक निश्चित वस्तु भी होनी चाहिए आपकी। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं? मांग के तत्व बन जाते हैं। घटिया वस्तु और सामान्य वस्तु क्या है? तो सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। साथ ही आय बढ़ने पर इनकी ज़्यादा मात्रा खरीदी जाती है। जो सामान्य वस्तु है, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ा देता है, अर्थात आय प्रभाव कैसा हो जाता है? धनात्मक होता है। आय बढ़ेगी और इनका उपभोग भी बढ़ेगा। आय कम होगी तो उपभोग कम हो जाएगा। लेकिन जो घटिया वस्तु होती है कि आय बढ़ने पर व्यक्ति इनको ज़्यादा नहीं खरीदता, बल्कि बढ़ी हुई आय का प्रयोग वह अच्छी वस्तु खरीदने में करता है। इस प्रकार घटिया वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। पूरक प्रतिस्थापन सबसे बनता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। प्रतिस्थापन एक दूसरे के बदले में जिनका प्रयोग किया जा सकता है। एक बार में अपन एक का ही प्रयोग करते हैं, चाहे अपन पहली वस्तु का करें या उसकी दूसरी प्रतिस्थापन का करें। अपने घर में कोई आता है तो अपन पूछते हैं चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो चाय और कॉफ़ी क्या है? एक दूसरे की प्रतिस्थापन है। इसी प्रकार गुड़ और शक्कर दोनों मीठे के लिए प्रयोग होते हैं, तो एक दूसरे के प्रतिस्थापन कहलाते हैं ये। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलाकर ही यूज होती हैं, अकेले इनका जो है प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पेन और स्याही हो गई, गाड़ी और पेट्रोल, जूता और जुराबें। जुराबें मतलब मोजा होता है, लेकिन परीक्षा में अगर जुराबें आ गई तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जुराबें ही लिखा हुआ है। मांग का नियम सबको पता है, फिर भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत कम होने पर मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा होने पर मांग कम होती है। तो अन्य बातें समान रहने पर याद रखना है पहले ही अपन को ये लिखने से। मांग की लोच, तो वस्तु की कीमत में यहाँ प्रतिशत नहीं लिख पाया है, आप ध्यान रखना। वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को एक ही बात है मांग की लोच कहते हैं। इसका सूत्र होता है मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं की कीमतों का मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्र द्वारा दिखाइए। तो जल्दबाजी में चित्र नहीं बनाया है, आप समझिए थोड़ा सा इसको। पूरक वस्तुएं वो हैं जो एक दूसरे के साथ अपन प्रयोग करते हैं, यानी हम इनका अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल और कार। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग कम हो जाती है। मान लीजिए कार की कीमत बढ़ रही है तो लोग कम खरीदेंगे कार को, तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। या पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो जाए तो ऐसी स्थिति में कार की मांग कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तुएं होती हैं जो, तो एक कीमत का प्रभाव दूसरे की मांग पर पड़ता है। इसी प्रकार प्रतिस्थापन होती हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो इसमें क्या होता है कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग जो है कम हो जाती है। अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? दूसरे की मांग, गलत लिखा हुआ है ये, एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग यहाँ बढ़ जाएगी। ये गलत लिख गया है इधर पे, आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। इसको ये बढ़ जाएगी होना चाहिए था। जैसे कि गुड़ और शक्कर है, अगर शक्कर की कीमत बढ़ जाती तो लोग शक्कर का त्याग करके किसका यूज करने लगेंगे? गुड़ का। तो गुड़ की मांग कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना ये गलत हो गया है मेरे से, इसको आप कम की जगह जो है ज़्यादा मानना, कि एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है। मांग वक्र नीचे की ओर क्यों खिसकता है या कम कीमत पर वस्तु की ज़्यादा मात्रा क्यों मांगी जाती है? तो इसके तीन कारण होते हैं, मैंने 4 भी लिखे हुए हैं देखिए। जैसे आय प्रभाव, वस्तु की कीमत कम होने से क्या होता है? उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। पहले मान लीजिए मैं सब्जी लेने के लिए बाजार में 500 रुपये लेके जाता था, अब उतनी ही सब्जी मुझे 300 रुपये में प्राप्त हो जाती है। तो 200 रुपये मेरे जो हैं वो बच गए। मेरी आय में वृद्धि कैसी हो गई?
वास्तविक आय में वृद्धि हो गई मेरी कि वो 200 रुपये मैं दूसरी वस्तु जो है यूज कर सकता हूँ उससे मैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि बचे हुए जो 200 रुपये उनमें से कुछ रुपए और खर्च करके जो है जो पहली वस्तु मैं कम खरीद रहा था अब मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो यही कारण होता है कि जब वस्तु सस्ती होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है और अब उतने ही पैसों में वस्तु की ज़्यादा मात्रा वो खरीद सकता है। कोई वस्तु पहले 100 की आती थी, अब 90 की आने लगी, तो 10 रुपये बच रहे, 10 रुपये में आप उस वस्तु की और ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हो, तो मांग बढ़ जाएगी। प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जा सकती हैं और एक का मूल्य बढ़ता है लेकिन दूसरे का नहीं बढ़ता, तो लोग क्या करते हैं, जिसका मूल्य बढ़ता है उसका त्याग कर देते हैं और सस्ती वस्तु का प्रयोग बढ़ा देते हैं। यानी महंगी वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो वस्तु सस्ती है या जिसका मूल्य पहले स्थिर था, जो महंगी हो गई उसकी तुलना में वो सस्ती पड़ेगी, तो सस्ती वस्तु का प्रयोग वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु का अपन निरंतर उपभोग करते हैं तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, कम होती जाती है। लेकिन जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है और वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदने को तैयार हो जाता है। तो आप देखिए, जब बाजार में कोई वस्तु हमें जो है सामान्य मूल्य से कभी कभी कम कीमत पर मिल रही होती है, तो हम जितनी मात्रा उसकी खरीदते हैं उससे ज़्यादा मात्रा खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब किसी वस्तु के अधिक उपभोक्ता, तो क्या होता है कि पहले वस्तु की कीमत ज़्यादा थी, इस कारण सभी उपभोक्ता नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि सबकी आय एक समान होती नहीं है। लेकिन जब वस्तु की कीमत कम हो गई तो जो पहले खरीद रहे थे वो तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं खरीद पा रहे थे आय कम होने से, वो भी खरीदने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कीमत कम होने से क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो यही कहा गया है कि मांग वक्र नीचे की ओर क्यों खिसकता है। इसका मतलब जो है कि जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही, वस्तु की मात्रा जो है, मांग मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है। तो इसी के कारण इसमें लिखे हुए हैं स्पष्ट तौर पर। अब बजट सेट और बजट रेखा। तो बजट सेट में क्या होता है, यह वस्तुओं के प्राप्य समूहों को दिखाता है। प्राप्य समूह मतलब बजट सेट क्या बताता है कि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत पता होने पर उन सभी संयोगों को बताता है जिन्हें एक उपभोक्ता खरीद सकता है। और बजट रेखा क्या है, बजट रेखा क्या होता है कि यह जो है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है या रेखा चित्र है कि इस जो बजट लाइन है आपकी, इस बजट लाइन में आप किसी भी संयोग को चुन सकते हो। दूसरा अंतर दिया है, बजट सेट के अंदर तथा बजट रेखा पर समूहों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपके पास जितनी आय है उससे आप जो है कम भी खर्च करके वस्तुओं को खरीद सकते हो और जितनी आय है उसके बराबर भी खर्च करके खरीद सकते हो। लेकिन जो बजट रेखा है, बजट रेखा में क्या होता है कि आय और वस्तुओं की कीमत पहले ही डिसाइड हो जाती है, यानी आपको अंदर नहीं जाना है, केवल बजट रेखा पर ही रहना है। और बजट सेट का जो है समीकरण इसमें बना हुआ है, P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन और इक्वल एम। एम जो है उपभोक्ता की आय है, यानी दोनों वस्तुओं की कीमत और उसकी मात्रा का जो योग है वो उपभोक्ता की आय के बराबर या उससे कम हो सकता है, यानी उपभोक्ता आय बचा भी सकता है, पूरा भी खर्च कर सकता है। लेकिन बजट रेखा में क्या होता है कि वस्तु की जो कीमतें हैं दोनों वस्तुओं की और उनकी मात्रा है वो पूरी की पूरी आय के बराबर हो जाती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब तटस्थता वक्र, अनादिमान वक्र, पूरा वीडियो हमने बनाया है इस पे, है ना। अब आते हैं अपन संतुलन की बात इस पे कि एक तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन कब होता है। तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था तब होती है जब एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को वस्तुओं की कीमत, मतलब एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरीके से खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके लिए दो शर्तें रखी जाती हैं, एक होता है बजट रेखा और तटस्थता वक्र, दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए, यानी बजट रेखा और तटस्थता वक्र को स्पर्श करना चाहिए। तटस्थता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें मैंने चित्र भी जो है ऐड कर दिया है, ये देखिए, ये है कीमत रेखा ए से बी की। इसमें 3 तटस्थता वक्र हैं। तो पहला वाला जो है आप देखें, ये IC1 अंदर से जा रहा है, यानी जो उपभोक्ता है संतुष्टि तो चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसकी आय बची हुई है, यानी जितनी ज़्यादा और उपभोग करेगा, जितना अपन ये भी मानते हैं कि जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होगा उतना संतुष्टि का स्तर ज़्यादा होगा। तो इस वाले में IC1 में तो संतुष्टि कम मिलने वाली है उसको।
IC3 में सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उसकी आय ही नहीं है उतनी, बजट रेखा या कीमत रेखा तो ये भी पीछे की ओर रह गई। तो जो IC2 है, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि उसको संतुष्टि भी मिल रही है और अपनी आय के द्वारा वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को चुन भी सकता है। तो वहाँ मान लीजिए इसने जो है X वस्तु की यहाँ पे 6 इकाई ले ली हैं और Y वस्तु की 2 इकाई ले ली हैं, तो आय भी उसकी पूरी खर्च हो रही है और संतुष्टि का स्तर भी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो D बिंदु दिख रहा है आपको, ये उसके संतुलन का बिंदु होगा। तो 2 शर्तें होती हैं, बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करना चाहिए, बजट रेखा का ढाल और तटस्थता वक्र का ढाल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू px/py, यानी दोनों वस्तुओं की कीमत का अनुपात और सीमांत प्रतिस्थापन दर दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और संतुलन बिंदु पर जो तटस्थता वक्र है मूल बिंदु की ओर कैसा होना चाहिए, उनतोदर होना चाहिए। देखिए तटस्थता वक्र मूल बिंदु कौन सा है, ये O है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसी होनी चाहिए, गिरती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ डी बिंदु जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता के संतुलन को बता रहा है। अब ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। फिर मांग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व हैं, वस्तु की अपनी कीमत हो गई, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं में प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक प्रभाव रखती हैं जबकि घटिया वस्तुओं के लिए ऋणात्मक हो जाती हैं। रुचि और प्राथमिकताएं, तो जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता ज़्यादा रुचि रखता है या उसकी प्राथमिकताएं हैं, उनकी मांग में वो किसी प्रकार से कमी नहीं करता है, भले ही वस्तु की कीमत जो है कम हो या ज़्यादा हो। और भविष्य में वस्तु की कीमत के प्रति उसकी क्या संभावना है, अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में वस्तु महंगी होने वाली है तो वो वर्तमान में उसकी मांग ज़्यादा करने लगता है, और अगर ऐसा लगता है भविष्य में वस्तु सस्ती होने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग को वो कम कर देता है। ज़्यादा मैंने लिखा नहीं इसमें, नहीं तो और वीडियो अपना बहुत लंबा हो जाएगा। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये मांग को प्रभावित करने वाले अलग हैं और लोच को प्रभावित करने वाले अलग हैं। क्या होता, वस्तु की प्रकृति ही उनकी लोच को बताती है कि वस्तु की प्रकृति जैसी होगी उस वस्तु के प्रति जो है लोच वैसी हो जाएगी। तो सबसे पहले वस्तु की प्रकृति देखें अपन, तो अनिवार्य वस्तु जिनको अपन टाल नहीं सकते हैं, यानी उनका यूज अपन को उसी समय करना पड़ेगा जब उनकी आवश्यकता, जैसे दवाइयाँ हो गई, आप बीमार हो, भले ही वो महंगी मिल रही हैं, तो महंगी मिल रही तो हम मांग कम नहीं कर सकते, जिसका जितना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा है उतनी खरीदनी पड़ेगी, चाहे वो कम की आए चाहे ज़्यादा की आए। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है, बेलोचदार होती है, जैसे नमक हो गया, मिट्टी तेल हो गया, माचिस, जबकि विलासिता की वस्तु, विलासिता मतलब जिनको अपन आराम के लिए शौक के लिए खरीदते हैं, तो इनकी मांग ज़्यादा लोचदार होती है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कीमती फर्नीचर हो गया। अब दूसरा कारक जो है प्रतिस्थापन वस्तुएं, तो ऐसी वस्तुएं जिनके निकट प्रतिस्थापन होते हैं, यानी हम उनकी जगह पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। अगर महंगी हो गई तो त्याग दो, उसकी जगह दूसरे का यूज कर लो, तो उनकी मांग अधिक लोचदार हो जाएगी, जैसे चाय और कॉफ़ी। और जबकि ऐसी वस्तुएं जिनके प्रतिस्थापन नहीं होते हैं तो उनकी मांग कम लोचदार होती है, जैसे शराब हो गई या आपका पेट्रोल हो गया गाड़ी के लिए, क्योंकि पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डलना है तो पेट्रोल ही डलेगा, मिट्टी तेल डलना तो मिट्टी तेल डलेगा, मिट्टी तेल तो डलता नहीं है, डीजल डलता है तो डीजल डलेगा। वो तो जो चीज़ डलती है जिसको टाल नहीं सकते अपन, तो उसकी मांग कम लोचदार होती है। उपयोग में विविधता, जिस वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, जैसे बिजली। तो बिजली में क्या है, घर के सारे इक्विपमेंट चल जाते हैं, तो इनकी मांग कैसी होती है, इनकी मांग ज़्यादा लोचदार होती है। और जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग कम होते हैं उनकी मांग कम लोचदार होती है, जैसे कागज़। तो बिजली के अगर अपन देखें तो बहुत सारे उपयोग हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, इस वजह से अपन क्या करेंगे, उसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही उसको खर्च करेंगे, तो लोचदार रहेगी। उपभोक्ता की आदत, जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, उनकी मांग कैसी हो जाती है, बेलोचदार हो जाती है। उनको आप जिनको सिगरेट कितने की भी मिले तो खरीदना ही खरीदना है, शराब खरीदना ही खरीदना है, उनको महंगी मिले सस्ती मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उपभोग का स्थगन यानी उपभोग को टालना, तो जिन वस्तुओं को उपभोग को हम भविष्य पर टाल सकते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, जैसे लोन पर मकान की खरीद,
लोग जब ब्याज दर कम होती है तभी कर्ज लेना पसंद करते हैं। तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की विशेषताओं पे जो है एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, आप देख लेना। बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर को व्यक्त करता है, मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होता है। ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को दिखाता है, एक दूसरे को काटते नहीं है, अक्षों को छूते नहीं है। 6 विशेषताएं होती हैं इनकी, तो आप देख लेना इसको पॉज करके वीडियो को। अब मांग के नियम की मान्यताएं। तो मांग के नियम की जो अपन लिखते हैं ना, अन्य बातें समान रहने पर, वही मान्यताएं हैं, एजम्पशंस बोलते हैं इंग्लिश में इनको। तो उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्रेताओं की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बस उपभोक्ता के लिए निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी। मतलब उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आने वाले समय में कीमत में परिवर्तन होने वाला नहीं, तो वर्तमान में ही वो मांग को प्रभावित कर देगा या मांग के नियम को जो है वो गलत सिद्ध कर देगा। तो जब चीज़ें स्थिर रहेंगी ये चीज़ें, तभी मांग का नियम जो है काम करेगा। अब मांग की लोच को मापने की विधियां। तो मांग की लोच को मापने की 3 विधियां, अनुपातिक या प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि लिखी हुई है। ये अपन ने डिटेल में पढ़ा भी है इसको। ज्यामिति विधि पूर्व के वीडियो जो आप देख लेना। ज्यामिति विधि में क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु के नीचे के भाग में ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। जैसे यहाँ पी पर अगर अपन को मांग की लोच निकालनी है तो नीचे का भाग क्या है, पी बी लिखा हुआ है, पी से नीचे वाला भाग। इसमें भाग किसका देना है, ऊपर वाले भाग का, यानी ये पी से ए तक का जो भाग है इससे अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ए बिंदु पर निकालना है तो नीचे वाला भाग ए बी हो जाएगा, ऊपर वाला भाग 0 हो जाएगा। एन पे निकालना है तो नीचे वाला भाग एन बी हो जाएगा, ऊपर वाला भाग ए एन हो जाएगा। पी पे निकालना है तो पी बी बटे पी ए हो जाएगा। एम पे निकालना है तो एम बी बटे एम ए हो जाएगा, और बी पे निकालना है तो 0 नीचे चला जाएगा, आपका नीचे वाला भाग 0 हो जाएगा और ऊपर वाला भाग पूरा ए बी हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। अब व्यय विधि के बारे में बताऊं मैं। तो व्यय विधि में क्या होता है कि अभी तक क्या करते थे अपन, कीमत और मांग में संबंध देखते थे, लेकिन व्यय विधि में कीमत और मांग में संबंध नहीं होता, कीमत और व्यय में संबंध को दिखाया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का व्यय पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन देखें, पहला, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत के कम या ज़्यादा होने पर भी व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सीधा सीधा है कि जब कीमत में कितना भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, पर व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। अगर कोई वस्तु आप 100 रुपये की खरीदते हो, चाहे वो 5 रुपये प्रति किलो या 5 रुपये प्रति इकाई की मिलने लगे, चाहे 10 रुपये प्रति इकाई या प्रति किलो की मिलने लगे, चाहे 20 रुपये प्रति इकाई की मिलने लगे, चाहे 100 रुपये की मिलने लगे, आप खर्च कितने कर रहे हो उस पर, 100 ही खर्च कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कितनी हो जाएगी, इकाई की बराबर कहलाती है। और जब वस्तु की कीमत में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में कमी आई और व्यय में कमी आ गई, यानी कीमत और व्यय में कैसा हो रहा है, धनात्मक संबंध हो रहा है। कीमत कम हो रही, व्यय कम हो रहा है, कीमत ज़्यादा हो रही तो व्यय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। मान लीजिए पहले जो है कोई वस्तु पर मैं 50 रुपये खर्च करता था और वस्तु आती थी 25 रुपये किलो, यानी 2 किलो खरीदने में मैं 50 रुपये खर्च करता था। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, आगे अपन देखें, कीमत जो है उसकी कम हो गई, वो 20 रुपये किलो मिलने लगी। तो अभी भी मैं 2 किलो खरीदूंगा तो मैं 40 रुपये खर्च करूंगा, यानी कीमत भी कम हो गई और व्यय भी मेरा कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, इकाई से कम मानी जाती है। और दूसरी दशा में हम देखें, मान लो वस्तु 30 रुपये किलो मिलने लगती और फिर भी हम 2 किलो खरीदते, तो कीमत ज़्यादा हो गई 25 से 30 और व्यय हो जाता हमारा 30 दूनी 60 रुपये का। तो कीमत बढ़ रही और व्यय भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगी, मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। अब तीसरी स्थिति इसमें यह होती है कि कीमत और व्यय में अगर विपरीत संबंध हो, कीमत ज़्यादा हो जाए व्यय कम हो जाए, या कीमत कम हो जाए और व्यय ज़्यादा हो जाए, यानी दोनों के बीच में क्या हो जाए, विपरीत संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होती है। फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 25 रुपये किलो की वस्तु है, 2 किलो खरीदता था पहले मैं 50 रुपये की। ठीक है। अब क्या हो गया, कीमत हो गई उसकी कम 20 रुपये किलो। अब मैं पहले 2 किलो खरीदता था, अब मैं खरीद रहा हूँ 3 किलो। मुझे उससे मांग से कोई लेना देना नहीं, मुझे व्यय से बात करनी है। तो मेरा व्यय कितना हो जाएगा, 3 किलो का 60 हो जाएगा,
कीमत 25 से हो गई 20 और ब्याज हो गया 50 से 60, तो हो गया विपरीत संबंध। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कैसी हो जाएगी? इकाई से अधिक हो जाएगी। अब इकाई 3 पे मैं आपसे जो है अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें ही काफ़ी समय हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कल फिर आपको इसी समय नया वीडियो डाल दूंगा। धन्यवाद।